तो अब अपन क्या है, जनरल स्टेप की बात करेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं बता रहा हूँ फ्रिक्शन को सोल्व करने का, ठीक है। तो पहले मैं स्टेप्स लिख लेता हूँ, जनरल स्टेप्स आपको भी लिखनी है, ठीक है। अपन इन्हीं को फॉलो करते हुए काम करेंगे। जनरल स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे अपन, अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करना है कि जो ब्लॉक है, जो भी ब्लॉक होंगे, मतलब ये मान लो कि उसमें ब्लॉक और सरफेस के बीच में देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग। रिलेटिव स्लिपिंग मतलब देयर इज नो काइनेटिक फ्रिक्शन, ओनली स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। तो फर्स्ट लेके चलेंगे वी अज्यूम, इसको लिखते भी जाना साथ में। वी अज्यूम दैट देयर इज नो relative sleeping between the two surface, जो कि कांटेक्ट में होगी, ठीक है। मतलब जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, तो जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है ना, तो अपन उसको मान के चलेंगे। सबसे पहला ये अपना अजम्पशन होगा, क्योंकि सबसे अजम्पशन क्यों मानते हैं, क्योंकि इजीली हो जाए। अब दोनों सरफेस के बीच में अगर कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी तो ये अपने लिए बेस्ट होगा। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द सरफेस जो कॉन्टेक्ट में है। स्टेप सेकंड क्या होगी, ये तो फर्स्ट स्टेप थी, अब सेकंड स्टेप की बात करो। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे नाउ वी कैलकुलेट द रिक्वायरमेंट, ऑफ फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन की कितनी रिक्वायरमेंट है, फ्रिक्शन कंसिडरिंग द अबव अजम्पशन। मतलब मैं इस अजम्पशन को लेते हुए फिर मैं कैलकुलेट करूँगा कि फ्रिक्शन की कितनी रिक्वायरमेंट है। मतलब हमें फ्रिक्शन कितना लगेगा, कितना फ्रिक्शन होगा, ये हमें देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। मतलब हमें ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि मुझे कितने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, मैं उसको चेक करूँगा। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होगा, जो कि स्टेप याद भी हो जाएगी आपको। जिस तरह से अपन इसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ना, तो आपको ये याद भी हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप है, देखो स्टेप थर्ड में दो कंडीशन बनती है। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन है ए पार्ट। अगर मैंने बोला कि जो अपना रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है या कम है, तो अगर मान लो कम या इसके इक्वल हो जाए, अगर रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन इससे कम या इसके इक्वल हो जाए, तो अपन के मान लेंगे कि दोनों के बीच में नो रिलेटिव स्लिपिंग है। यही होगा। जब नो रिलेटिव स्लिपिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, जो क्या फ्रिक्शन, देखो इसकी वैल्यू ये आएगी, तो पहले तो ये आपको पता है। तो अब मैं बोल दूंगा कि अपना अजम्पशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट, करेक्ट हो जाएगा। तो हेंस तो अपन बोल सकते हैं कि अजम्पशन इज करेक्ट। अगर अजम्पशन करेक्ट हो गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू वो होगी जो रिक्वायरमेंट है, वही तो फ्रिक्शन होगा। हाँ, तो एंड फ्रिक्शन जो इक्वल टू है वो हो जाएगा एफ रिक्वायरमेंट के, जितनी रिक्वायरमेंट है। मतलब और ये नेचर में कौन सा होगा, स्टैटिक या काइनेटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन।
ये नेचर में स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन मान लो उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाए मतलब इफ रिक्वायरमेंट इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, अगर रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन की वैल्यू एफ एस मैक्स से ज़्यादा हो जाए, मतलब ये क्या अपनी औकात से बाहर चला गया। अपनी औकात क्या है, मैक्सिमम ये है, लिमिट ये है ना। अब इससे ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब इससे ज़्यादा फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो इससे तो ज़्यादा कभी फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता, है ना। तो फिर क्या वो कौन सा फ्रिक्शन हो जाएगा, काइनेटिक। तो अपना अजम्पशन क्या करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा यहाँ पर, इनकरेक्ट। तो अजम्पशन क्या हो गया अपना, अजम्पशन हो गया इज इनकरेक्ट। अगर अजम्पशन इनकरेक्ट हो गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या वो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ब्लॉक चलने लग जाएगा। चलने लग जाएगा मतलब उनके बीच में क्या होने लग जाएगी, रिलेटिव स्लिपिंग। जब दोनों ब्लॉक साथ में, जब दोनों साथ में चल रहे हैं, या फिर दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं। अगर दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अगर रिलेटिव स्लिपिंग आ गई तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन के बराबर। और जो फ्रिक्शन का नेचर होगा वो कौन सा होगा, कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया तो अब अपन क्या करेंगे, नाउ फाइनल वी विल ड्रॉ एफ बी डी। और इसमें तो अपन बहुत आगे बढ़ गए एफ बी डी ड्रॉ करने के मामले में। एंड राइट, एफ बी डी ड्रॉ करने के बाद अपन क्या करेंगे, राइट एन एल एम सेकेंड। और हम क्या करेंगे, एन एल एम सेकेंड को अप्लाई करेंगे। तो ये हमारी स्टेप्स होगी, ये हमारी क्या होगी, स्टेप्स होगी। तो क्या दिख रहा है, चलो तो देखो, जैसे मैं बोल देता हूँ एक बार। सबसे पहले क्या करना है, अगर नो रिलेटिव स्लिपिंग है, मतलब हमारा अजम्पशन है कि दोनों जो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है उसके बीच में नो रिलेटिव स्लिपिंग है। मतलब नो रिलेटिव स्लिपिंग मतलब उनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो कौन सा लगेगा, स्टैटिक, है ना। तो देखो अगर नो रिलेटिव स्लिपिंग है, फिर हम क्या करेंगे, फिर रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अब वो रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन निकालेंगे एफ इक्वल टू एम से, क्योंकि उससे हमें एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अगर नो रिलेटिव स्लिपिंग जो फोर्स लग रहा होगा उससे एक्सेलरेशन निकालेंगे, अप्लाई फोर्स। वो सब मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझा दूँगा, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन की वैल्यू इससे कम या इसके बराबर है, इसका मतलब है कि हमारा अजम्पशन करेक्ट हो गया। अगर अजम्पशन करेक्ट है तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू उल्टी आ जाए, मतलब ज़्यादा हो जाए रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन की, तो अजम्पशन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो वो फ्रिक्शन कौन सा हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फिर अपन क्या करेंगे, एफ बी डी ड्रॉ करेंगे और न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लगाएंगे और अपना काम हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन फर्स्ट मैंने बोला फाइंड ए पार्ट एक्सेलरेशन, बी पार्ट फ्रिक्शन फोर्स एंड इट्स नेचर। नेचर का मतलब स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा, ये बताना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक ले लिया मैंने, ये 10 kg का ब्लॉक ले लिया मैंने। इस पे इधर लगाया 80 न्यूटन, इस पर इधर लगाया मैंने कितना न्यूटन, 40 न्यूटन। और म्यू एस की वैल्यू दे रखी है 0.5 और म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0.4। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ब्लॉक का फ्रिक्शन निकालना है और उसका नेचर निकालना है,
तो समझो, बहुत काम की बात है। सबसे पहले जब भी फ्रिक्शन के क्वेश्चन सोल्व करो, सबसे पहले स्टैटिक मैक्सिमम मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो और काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लो। तो सबसे पहले एफ एस मैक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए? म्यू एस इंटू एन, और एन क्या होगा 10 kg इंटू 10, दैट इज 100। तो 0.5 इंटू 100 दैट इज 50 न्यूटन हो गया क्या? चलो, एफ के की वैल्यू क्या आनी चाहिए? म्यू के इंटू एन, दैट इज 0.4 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 40। तो ये तो मैंने निकाल के रख दिया। मतलब हमारी मैक्सिमम, हमारे जेब में मैक्सिमम कितने पे रुपए? 50 रुपीज़। अगर हमें इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी तो फिर हमसे ना हो पाएगा, है ना। कोई चीज़ खरीदनी है, 50 रुपये ज़्यादा हो तो हमारे पास नहीं है सोल्व करने के लिए, तो ऐसे ध्यान रखना। तो अब ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो। फर्स्ट अजम्पशन क्या था? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, इन दोनों सरफेस के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। तो ध्यान से सुनो, तो मैंने पहले बात करूँ इसका नेट फोर्स कितना आना चाहिए। तो इस पर नेट फोर्स आ रहा है कितना? 80 माइनस 40 दैट इज 40 न्यूटन। ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, आई बात सुन, कितना है? 10 kg का। तो ये नेट फोर्स है अपना, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ अजम्पशन क्या है? अज्यूम दैट देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन टू सरफेस, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन है वो कितना होना चाहिए? क्या 40 होना चाहिए क्या? तभी तो अगर मैं चाहता हूँ, फर्स्ट अजम्पशन क्या था मेरा? स्टेप 1 मैंने बोला कि दोनों कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, तो एक्सेलरेशन इसका मैं 0 मान के चलूँ, ये होगा फिर, तभी तो रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी। तो रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन क्या 40 न्यूटन आएगा क्या? क्या रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन 50 से ज़्यादा है क्या? क्या 50 से कम है क्या? तो ये वेरीफाई हो रहा है या ये वेरीफाई हो रहा है? फर्स्ट वेरीफाई हो रहा है। मतलब अपन ऐसे बोले कि एफ रिक्वायरमेंट इज लेस देन एफ एस मैक्स। क्या अपना अजम्पशन करेक्ट है क्या? अजम्पशन इज करेक्ट। जब अपना अजम्पशन करेक्ट हो गया तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या हो गया? 0। तो फर्स्ट का आंसर तो ये आ गया। सेकंड बात करें, जो फ्रिक्शन है वो कितना आएगा? जो रिक्वायरमेंट है वो फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन आएगा इक्वल टू 40 न्यूटन। अब क्या दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग थी क्या? तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? क्योंकि वो फर्स्ट अजम्पशन फॉलो, फर्स्ट ए पॉइंट फॉलो हो रहा है, तो कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। तो स्टैटिक इन नेचर। क्या हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे? हाँ सर, सारे कर लेंगे। तो अगर मतलब अगर अजम्पशन करेक्ट हो गया तो ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा? तो ये बात भी लिख सकते हो आप, इसका मतलब ब्लॉक डज नॉट मूव, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। लिखो फटाफट तुरंत प्रभाव से। लोग बाग क्या करते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू को 50 के बराबर कर देते हैं और उड़ जाते। फ्रिक्शन कितना लगेगा? जितना रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो क्या है? वेरिएबल। तो बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? तो इसको कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे सर। अब तो क्या है सर, तो हमारे लिए तो चाय कम पानी ज़्यादा, ये वाली बात है। मान लो इधर मैं 100 न्यूटन लगा लूँ, इधर 70 लगा दूँ, इधर 100 लगा दिया, इधर 70 लगा दिया, तो नेट फोर्स किधर आएगा? पीछे क्या आगे? पीछे। अगर मान लो ब्लॉक चले तो काइनेटिक, ब्लॉक नहीं चले तो स्टैटिक। तो आप कर लोगे?
तो उसको मैं करने के लिए दूंगा। नेक्स्ट, इसको रब कर दूँ? नहीं करें, नहीं करें। हो गया, हो गया, चलो रब कर दे। चलो अब मैं एक क्वेश्चन और रहता हूँ, बी पार्ट। मैंने क्या किया, ये 40 लगाया और इधर 100 न्यूटन कर दिया। अब बताओ क्या होना चाहिए? लोग मूव करेगा, कैसे पता चला? तो अब थोड़ा मैं तो इसी में करेक्शन कर पाऊंगा। देखो कैसे, ये वैल्यू तो सेम रहेगी ना, ये वैल्यू तो सेम रहेगी। तो 10 kg है, अब इसको भी मैं अभी नहीं बता सकता। तो ये 40, ये 100, क्या था 60 न्यूटन लग गया क्या? क्या रिक्वायरमेंट कितनी 60 की है क्या? रिक्वायरमेंट 60 की है क्या? क्या रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है? रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो हमारा अजम्पशन करेक्ट हुआ कि इनकरेक्ट हुआ? इनकरेक्ट हो गया, तो अजम्पशन इज इनकरेक्ट। ब्लॉक मूव करेगा कि मूव नहीं करेगा? ब्लॉक मूव करेगा। जब ब्लॉक मूव करने लग जाएगा तो क्या इसका एक्सेलरेशन 0 होगा क्या? तो जब एक्सेलरेशन 0 है, तो अब ध्यान से सुनो, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अपना एक्सेलरेशन 0 है कि नहीं है? नहीं है। तो अपन दोबारा बनाते हैं इसको। ये क्या 10 kg, क्या इधर 60 का लग रहा है क्या? अब जब ब्लॉक मूव कर रहा है तो क्या इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा? तो जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या 40 न्यूटन हो जाएगी क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन की तो वैल्यू फिक्स है ना। तो अब मैंने बोल दिया आपको ये ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो इसका अब मैं क्या इक्वेशन सेकंड लॉ लगा दूँ NLM का। तो अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो 60 माइनस 40 डिवाइड बाई 10 कर दूँ क्या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया क्या एक्सेलरेशन? और फ्रिक्शन कितना आया? दैट इज़ काइनेटिक नेचर का, दैट इज़ 40 न्यूटन, दैट इज़ काइनेटिक इन नेचर। क्या इससे इजी कोई बता पाएगा फ्रिक्शन को? तो क्या आप खुद कर लोगे फिर? हाँ, सब सारे क्वेश्चन कर ले। चलो वेरी गुड। फ्रिक्शन किधर लगेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट? अगर ब्लॉक की बात करें तो लेफ्ट में, सरफेस की बात करें तो ब्लॉक पे तो लेफ्ट में लगेगा, सरफेस को भूल जाओ। करो फटाफट, ज़्यादा नहीं सोचना। ठीक है, हमें सरफेस पे तो जब पूछेंगे, जब बताएंगे, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूँगा। अगर मान लो ब्लॉक को एंग कर दूँ पुली के थ्रू, तो आप टेंशन से निकाल सकते हो ना कितना फोर्स लगेगा ब्लॉक पे। मान लो इस टाइप से बना के, जैसे इस टाइप से बना दूँ, ऐसे एक ब्लॉक बना दिया, ये ब्लॉक, ठीक है, इसको मैं पुली से जोड़ दूँ और इसको ऐसे लटका दूँ, तो यहाँ का फोर्स निकाल सकते हो ना आप। इस टाइप के कैसे तो कर रखे। चलो वेरी गुड। तो फ्रिक्शन से रिलेटेड निकालने में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या आपको? नहीं आएगी। वेरी गुड, ऐसे आनी भी नहीं चाहिए। अगर फ्रिक्शन से रिलेटेड निकालने में प्रॉब्लम आए तो समझो ना कहीं ना कहीं दुष्टता है हमारे में। क्या अब मैं जो अपन ने NLM में क्वेश्चंस किए थे, बीच में ब्लॉक लगाया था, यूँ करके एक ब्लॉक यहाँ किया था, यूँ करके एक ब्लॉक यहाँ किया था, उस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्या मतलब इधर और इधर के फोर्स से मतलब है, नेट फोर्स निकाल लेना, उसको देख लेना,
और एफ एक्स मैक्स की वैल्यू निकालना है चाहिए, मतलब हमें फ्रिक्शन की औकात पता होनी चाहिए कुल मिला के। फ्रिक्शन की औकात क्या है 50 की, और जब चलेगा तब उसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, पहले तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 50 और काइनेटिक वैल्यू 40। चलो वेरी गुड। तो फ्रिक्शन में कुछ दम है क्या? अरे सर फ्रिक्शन तो क्या कुछ भी नहीं है, तो पानी कम चाहे ज़्यादा, ठीक है। कुछ है क्या? ओ पानी चाहे ज़्यादा पानी चलो अगर मान लो मैं इस टाइप से कोई चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना, मान लो पता नहीं, मैं खुद ही अजम्पशन लेके चलता रहूँ पता लगे। थोड़ा सा एक छोटा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, हो सकता है आपको वो इजीली आ जाए, बस इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। ध्यान से देखो, मान लो एक ब्लॉक है, ये इसके सिर्फ रुको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, बोले थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। एक ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स लगा रखा है मैंने, देखो एक फोर्स यूँ लगा सकता हूँ, लेकिन अपन तो इस डायरेक्ट यूँ लगाएंगे। अगर मैं फोर्स यूँ लगाता हूँ मान लो, तो उसमें नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी, जो अप्लाई फोर्स है। अगर यूँ लगाता हूँ तो नॉर्मल की वैल्यू सेम रहेगी, क्या अलग हो जाएगी, क्योंकि इसका ये कंपोनेंट नॉर्मल देगा, ठीक है। तो अगर मैं मान लो ये 3 kg का ब्लॉक दे दिया, मैंने ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर एफ लगाया, और इसके जो म्यू एस की वैल्यू हो गई 0.5 और म्यू के की वैल्यू 0.4 है ना। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, ठीक है। अब फोर्स की वैल्यू क्या क्या है, मैं आपको 3 वैल्यू देता हूँ, तीनों पे आपको होमवर्क पे सोल्व करके लानी है। एक तो F इक्वल टू 20 न्यूटन, सेकेंड B इक्वल टू F इक्वल टू 100 न्यूटन, और थर्ड F इक्वल टू 10 न्यूटन। तो आप एक फर्स्ट क्वेश्चन तो भी कोशिश कर सकते हो। 21 हाँ 20 न्यूटन और, जब तक मैं चाय पी लेता हूँ इसलिए ओनली, इतना सा टाइम है आपके पास बस। आराम से पिए। चाय ठंडी होगी एसी की वजह से। टाइम इज सर उधर क्वेश्चन नहीं लिखा सर, वैसे कर सकते हो ना इस टाइप की क्वेश्चन। फ्रिक्शन तो इस सरफेस और इसके बीच में लगेगा। पुल करना ईजी होता है कि पुश करना ईजी होता है? पुल करना ईजी होता है ना। तो जब अगर मान लो कोई ब्लॉक दे दे, जैसे मान लो कोई ब्लॉक दे दे और आपसे बोला जाए कि इस पर मिनिमम फ्रिक्शन क्या लगेगा, तो आपको पुश फोर्स लगाना है कि पुलिंग फोर्स लगाना है। अगर वो मान लो कोई डायरेक्शन नहीं देता है तो फिर वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि पुशिंग में फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है कि पुलिंग में। देखो जब मैं पुल कर रहा हूँ तो नॉर्मल की वैल्यू डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? पुल कर रहा हूँ तो डिक्रीज होगी। जब नॉर्मल डिक्रीज होगा तो फ्रिक्शन डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? तो आपसे बोला जाए मिनिमम फ्रिक्शन, तो पुल करोगे कि पुश करोगे? मान लो पुश करने पर वैल्यू लगाऊं, तो अगर वो कुछ खुद दे दे डायरेक्शन कि पुश करना है कि पुल करना है, लेकिन अगर वो डायरेक्शन नहीं दे तो आपको क्या लेना है? पुलिंग, ठीक है। हाँ ब्लॉक तो नीचे आएगा ना, एमजी नीचे लगेगा इस टाइप से। चलो ठीक है, इसको आप घर से करना, क्योंकि मुझे पता है आप कर लोगे, मुझे पता है आप सब कुछ कर लोगे, आप सब कुछ आता है आपको। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करना, देखो इसको रब कर रहा हूँ, ये करके लाना है ना। देखो इनको करोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा।
जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने क्या एक ब्लॉक रखा, ये 3m का है और इस पे लगाया मैंने फोर्स F। ये सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है। सर स्मूथ दे दिया मतलब मज़ा आ गया, कोई फ्रिक्शन नहीं, इजीली सोल्व कर लगे। चलो यहाँ एक ब्लॉक इस पे एक और लगा दिया मैंने, ये लो, ये स्मॉल m का है और ये रफ है। ओह शिट सर, इसका फ्रिक्शन है म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन है मेरा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F so that both blocks move together। अब बताओ, अब मैं चाहता हूं कि जो ब्लॉक है वो इसके साथ मूव करे, तो क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए क्या? फिर तभी तो साथ साथ मूव करेगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ। दोनों के बीच रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होनी, तभी तो साथ मूव करेगा। मान लो ब्लॉक यूँ चल रहा है, इसका कोई एक एक्सेलरेशन है, और ये जो ब्लॉक है ये वाला, अगर ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा तो इसका नेट एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा, तो ब्लॉक तो अपना कॉन्टेक्ट छोड़ देगा ना। तो मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें। कंडीशन दी है ना, डज बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर। तो मैं चाहता हूँ क्या पूरे का एक्सेलरेशन क्या सेम होना चाहिए क्या? बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर होगी बात? क्या ये बातें समझ में आ रही है कि मैं ही समझ रहा हूँ? हाँ सर आ रही है। तो मैंने इसको एक सिस्टम मान लिया, तो नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? फोर्स कितना है टोटल मास? 4m इंटू एक्सेलरेशन a के बराबर आ गया। अब मान लो मैं इस ब्लॉक का क्या बना रहा हूँ? FBD बना रहा हूँ। फ्रिक्शन नीचे लगेगा कि ऊपर लगेगा? ऊपर। और इसका वेट का देखो, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, ये m मास का है, तो mg का नीचे लगेगा क्या? आ रही बात समझ में? और मैंने बोला कि ये a एक्सेलरेशन इधर है, तो f क्या इधर लगेगा क्या? क्या नॉर्मल लगेगा? इस ब्लॉक की वजह से इस पे नॉर्मल लगेगा क्या ऐसा? तो मैं क्या नॉर्मल की वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो नॉर्मल के टर्म में अगर मैं वैल्यू पूछूं तो NLM सेकेंड से n इक्वल टू m इंटू ए हो जाएगा क्या? ये फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? अरे ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहा है, तो ये इधर चलेगा F इक्वल टू m है। और वर्टिकल में फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर आएगी? FR इक्वल टू क्या म्यू एन होगा, म्यू एन, और उसकी वैल्यू क्या mg के बराबर आएगी क्या? देखो ना mg इसके बराबर ना, वर्टिकल इक्वल टू ये। अब इसकी वैल्यू देखो, ये नॉर्मल ये लग रहा है, तो ये म्यू इंटू एन के बराबर हो जाएगी। और ये n क्या है? ये है क्या? आ रही है? तो अब मैं n की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, क्या आएगा? मतलब म्यू, देखो पहले तो म्यू एन इक्वल टू क्या mg के बराबर हो रहा है। मैं एक काम करो, सबसे बेस्ट तरीका है पुट करने से बेस्ट है कि आपस में डिवाइड कर लो, कट जाएगा। 1 और 2 आपस में डिवाइड कर लो, मतलब इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? हाँ, म्यू इक्वल टू हो जाएगा g अपॉन है, क्योंकि यहाँ पर म्यू नीचे है। तो मुझे क्या चाहिए था? a चाहिए क्या? क्योंकि मुझे मिनिमम वैल्यू ऑफ f चाहिए, f की मिनिमम वैल्यू। तो मैं a की वैल्यू क्या निकालूँ? g अपॉन म्यू। तो क्या इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूँ क्या? तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4m g अपॉन म्यू। क्या ये अपना आंसर हो जाएगा?
4 mg अपन म्यू, दैट इज आंसर। चिपकाओ, करो फास्ट। तो पिछले वाले का नॉर्मल 14 आया था। कौन से में? पिछले वाला। अच्छा 20 वाले पे नॉर्मल की वैल्यू नॉर्मल नहीं आएगा आपको, नहीं आंसर आ रहा है, 16 आ रहा है। 20 इंटू 4/5, हाँ 20 इंटू 4/5 मतलब 5 से 5 4 4 4 या 16 आएगा। अरे यार ऐसे करोगे क्या, गलती करोगे क्या, वैसे देश आगे बढ़ेगा। आंसर तो आ गया, बस वो 14 आ रहा था। चलो ठीक है लिखो फटाफट करो, ये वैल्यू पुट कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका मतलब। तो ये है, मैंने क्या क्या एक ब्लॉक, इसको भी रब कर देते हैं, जब इतना कर ही दिया तो आप कर ही लोगे, आपको सब कुछ आता है ही सही। एक प्लैंक ले लिया मैंने, ये प्लैंक है, प्लैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना। ये आपके मॉड्यूल में भी लगभग पता नहीं कितनी बार मिल जाएगा आपसे, 7 8 10 बार मिल जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक ब्लॉक है, ये तो ए ब्लॉक, ये बी मान लो, इसका मास 2m है और इसका मास m है। इसकी वेलोसिटी v0 है, स्पीड मान लो, या फिर रफ सरफेस ये है, और ये स्मूथ सरफेस है। ये कंडीशन है t बराबर 0 पर। ये कंडीशन क्या है इनिशियली, t बराबर 0 पर v बराबर 0, इसका प्लेन का ये कंडीशन है इनिशियली। ये लो इनिशियली, तो लिखो अब, हो गया। लिखो क्वेश्चन, लिखो फाइंड, ए पार्ट लिखो फर्स्ट पॉइंट में, लिखो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एंड प्लैंक। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, find the velocity of block relative slipping between them will stop। ठीक है, बी पार्ट करके लिखो सेकंड पॉइंट। फाइंड द टाइम व्हेन दिस इवन विल हैपन, मतलब ये कब होगा वो टाइम भी निकालना है हमको। क्या कर सकते हैं क्या हम इसको, आंसर कर देंगे सर। अब तो क्या है, कुछ ही नहीं हमारे लिए, तो सब पानी कम चाय ज़्यादा सब। हो जाएगा, टफ है क्या। तो आपको दे रहा हूँ मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, बस कर दो फटाफट। इस क्वेश्चन को करने में आपको समय दे रहा हूँ 1 मिनट का ओनली। चलो टाइम इज ओवर। इतना सा समय था आपको इस क्वेश्चन को करने के, होया आंसर। चलो कोई बात नहीं, होता है। देखो मैं इस ए ब्लॉक की बात कर रहा हूँ पहले। जब ये ए ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है, ए ब्लॉक। अब बताओ, जब इसमें इस जो स्पीड है ये v0 है, मतलब वेलोसिटी v0 है, तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे के पीछे, क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग t बराबर 0 की बात है, तो ये चल रहा होगा, तो फ्रिक्शन लगेगा कितना, इधर कितना लगेगा, इसमें म्यू, इसको म्यू मान लो, है ना सर, ये तो दिया ही नहीं, म्यू को म्यू मान लो, क्या दिक्कत। तो इस पर फ्रिक्शन क्या लगेगा, म्यू mg, ये हुआ क्या, रिलेटिव स्लिपिंग। अब बताओ एक्सेलरेशन आगे होगा कि पीछे होगा, मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा था, ये आगे जाएगा, मैंने कहा दोनों के बीच रिलेटिव स्लिपिंग स्टॉप हो जाए, ठीक है, रिलेटिव स्लिपिंग स्टॉप हो जाए, तो
अगर ये आगे जा रहा है तो इसकी स्पीड कब डिक्रीज होगी? जब इसके डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा कि इसके अपोजिट में एक्सेलरेशन होगा? जाओ काइनेमेटिक्स में, स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन। अपोजिट। स्पीडिंग डाउन हो रही है कि स्पीडिंग अप हो रही है? तभी तो रुकेगा, नहीं तो कैसे रुकेगा? तो ये एक्सेलरेशन मैंने बोल दिया a1 इस डायरेक्शन में, तो a1 की वैल्यू क्या आएगी? म्यू mg अपॉन m। क्या ये म्यू जी आ जाएगा क्या एक्सेलरेशन? सिमिलरली अब मैं 2m की बात कर रहा हूँ, एक्शन रिएक्शन पेयर तो इधर होगा क्या? म्यू mg, और ये 2m होगा क्या? मैंने बोला कि ये a2 एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू mg डिवाइड बाय 2m। m से m गया तो क्या बचा? म्यू जी बाई 2। ये समझ में आई नहीं ये बात? आ गई? अब मैं क्या बात, देखो ध्यान सुनो, मैंने बोला मैं इस ये बी ब्लॉक है, ये प्लैंक है और ये, तो मैं फॉर मास m मतलब ब्लॉक ए की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैंने बोला किसी टी टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v इक्वल टू यू प्लस एटी से। इसका एक्सेलरेशन तो निकाल चुका हूँ मैं, इसका भी निकाल चुका हूँ, तो इसकी वेलोसिटी निकाल लो। तो किसी टी टाइम पर, एट टाइम टी पर मुझे वेलोसिटी निकाली, मैंने वेलोसिटी ऑफ ए निकाली, क्या आएगी? v इक्वल टू यू प्लस एटी से। u क्या है? v0 है क्या? माइनस एक्सेलरेशन इधर है, a क्या है? म्यू जी इंटू टी। मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ मैं, क्या चाहता हूँ? दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी तो दोनों के बीच रिलेटिवशिप ही खत्म, यही हो जाएगा ना। तो अब मैं सेकंड फोर ब्लॉक बी की बात करता हूँ, मैं फोर ब्लॉक बी। तो वी बी की वैल्यू क्या आएगी? इसकी तो वेलोसिटी इनिशियल जीरो थी ना, तो 0 प्लस 80 ए क्या है? तो क्या ये सपोर्ट कर रहा है, क्या अपोज कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। तो प्लस v इक्वल टू यू प्लस 80 ए मतलब म्यू जी बाई 2 इंटू टी। अब मैं चाहता हूँ वेन रिलेटिव स्लिपिंग स्टॉप कब होगी? जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए। आ रही बात समझ? तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं। मैंने बोला व्हेन रिलेटिव स्लिपिंग स्टॉप्स, क्या दोनों की स्टॉप, क्या दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी? तो क्या दोनों के बराबर कर दूं? क्या वी ए इक्वल टू वी भी कर दूं? क्या धीरे धीरे, कंट्रोल उदय भाई कंट्रोल। तो दोनों की वेलोसिटी बराबर कर देंगे, तो इन दोनों को आपस में इक्वल कर दूं क्या? तो क्या वी नोट माइनस म्यू जी इंटू टी इक्वल टू म्यू जी टी बाई 2 हो जाएगा। तो इसको उधर ले जाओ। किसकी वेलोसिटी क्या पूछा है उसने? टाइम पूछा है, तो टाइम निकाल सकता हूँ कैसे? तो इससे टाइम आ जाएगा, क्या आएगा? सोल्व करना 2, ये 2 इधर से जाएगा, 2 वी नोट बाई 3 म्यू जी। तो ये इस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ठीक है। और क्या बोला है? वेलोसिटी ऑफ बी पूछा है क्या? तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा? क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगी वी नोट बाई 3। सोल्व करने पर इसको वैल्यू पुट करना, सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये तो आया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, यही है। और टाइम भी निकाल चुके अपन। तो बताओ अब आगे क्या कर सकते हैं अपन? देखो अब क्या वेलोसिटी दोनों की सेम हो गई, तो इसको रब कर दूं क्या? क्वेश्चन तो लिख लिया था ना आपने, तो थोड़ा सा यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं ना। चलो इसको तो क्वेश्चन तो लिख लिया आपने, तो फिर कोई, तो देखो अब देखो ध्यान से सुनो, ये t बराबर यहाँ पर क्या हो रहा है? 9। अब देखो
जब मैंने बोला जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, दोनों के बीच में क्या फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। जब नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। कब? जब t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2v0/3 म्यू जी के बराबर हो जाए। इसका मतलब क्या है? नो फ्रिक्शन। देखो अब मतलब क्यों फ्रिक्शन नहीं लग रहा? मैंने क्या बताया था? फ्रिक्शन क्या चाहता है कि दोनों साथ साथ चलें। क्या वही हो रहा है क्या? दोनों साथ साथ ही तो चल रहे हैं, क्योंकि v इक्वल टू वी आ गया ना। जब दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो फ्रिक्शन बोला हो गया मेरा काम। क्यों लगूं? मैंने क्या कहा था? फ्रिक्शन क्या चाहता है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चले। ये मैं आपको पहले ही बताया था। जब दोनों ब्लॉक साथ साथ चल ही रहे हैं तो फ्रिक्शन नहीं क्या बोला? ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है, तो देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। ये क्या, ये वाली फीलिंग समझ में नहीं आती बच्चों को? चलो मैं इसको डायग्रामेटिकली बताता हूँ। ये बड़ा ब्लॉक मान लो, ये यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी हो गई v0/3 और इसकी हो गई v0/3। जब दोनों सेम से चल रहे हैं तो दोनों में क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन जीरो। लेकिन मान लो टाइम की वैल्यू इससे कम होती तो कौन सा फ्रिक्शन लगता? रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है क्या? हो रही है, तो मतलब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? मतलब अपन इसे बोल सकते हो अगर टाइम इज लेस देन 2v0/3 म्यू जी, इसका मतलब है कि कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। चिपकाओ इसको फटाफट, बहुत काम की बात है। अब आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है। ध्यान मत देना। हो गया सब काम हो गया सर। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है सर? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो कर तो लोगे ना? फ्रिक्शन टफ है क्या? सर सबसे इजी टॉपिक ये बताया, मुझे लगा। हाँ? क्या आपके मन में फ्रिक्शन टफ है? अगर होगा तो भी मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। क्या हो गया? क्या चलो मान लेता हूँ हो गया। मैंने कुछ सुना ही नहीं, आपने कुछ बोला। क्या ये लिख लिया? लिख लिया? लिखो फटाफट लिखो यार, कैसे देश आगे बढ़ेगा। अब तो लिख लिया वो। ये बता जल्दी लिखो यार, जल्दी लिखो। ये वाला पार्ट तो हो गया होगा कंप्लीट। ये भी हो ही गया होगा, तो ये भी हो ही गया होगा। ये तो कर ही लिया होगा आप, ये आपको आता है ऐसे ही। वो नहीं है, ये नहीं हुआ। चलो इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं फिर, जब आप इतना ड्रॉ करना है। ड्रॉ
वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए एंड बी। क्या इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो क्या आप? सर ये क्या बोल दिया सर, ये दुख काहे ख़त्म नहीं होता। तो ऐसा कुछ है क्या? दुख दर्द वाली बात है क्या? अगर मैं बोल दूँ ये v और ये t ग्राफ है, किसके लिए? a और b के लिए। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ a की बात करूँ तो क्या आया था? v नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी। एम नहीं आएगा। वेलोसिटी ऑफ b क्या थी? म्यू जी बाई टू इंटू टी। अगर आप इसको, अगर आपको थोड़ा थोड़ा गलती से समझ में आता हो तो अगर इसको देखो तो क्या इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोल सकता हूँ, सॉरी एम एक्स इंटू बोल सकता हूँ। इसको क्या बोल सकता हूँ? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर सकता हूँ। तो ध्यान से देखो, इसका स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। और इसका स्लोप पॉजिटिव। तो नेगेटिव देखो, क्या ये क्या सी को इंटरसेप्ट है क्या? वैल्यू पॉजिटिव है क्या? तो वैल्यू यहाँ से शुरू होगी कि यहाँ से शुरू होगी? ऊपर से। तो क्या ये यूँ आएगी क्या? और ये वैल्यू क्या यूँ आएगी क्या? क्या ये आपस में मिल जाएगी? और फिर क्या कांस्टेंट हो जाएगी क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई थी क्या किसी टाइम के बाद? ये टाइम क्या है? क्या ये होगा? तो टाइम हो गया 2v0 बाय 3 म्यू जी। इस पर वेलोसिटी क्या आ रही थी? क्या v0 बाई 3 आ रही है क्या? और ये क्या v0 है और ये क्या 0 है? तो क्या हम इसको समझ में, क्या ये हमारे सामने क्लियर हो गई बात? तो क्या ग्राफ टफ है क्या? फिजिक्स टफ है क्या? तो फिजिक्स तो टफ होती नहीं, वो तो सर हम खुद सोच सोच के टफ बना देते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे अपन। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अच्छा, जल्दी लिखो। इसको तो रब कर देता, इस वाले पोर्शन को। ये तो अब याद हो गया होगा इसलिए लिखा था मैंने। क्योंकि यही काम की है, जो टू ब्लॉक प्रॉब्लम है ना, उसमें भी अप्रोक्सीमेट अपन ये इसी को यूज़ करेंगे। थोड़ा बहुत चेंज रहेगा बस, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा और ज़्यादा नहीं रहेगा चेंज। तो फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे जो सबको उड़ा दोगे आप, या खुद उड़ जाओगे? हाँ, उड़ा देंगे सर। ये बना लिया क्या? तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो क्या होता है, नंबर ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू नंबर ऑफ फोर्स होते हैं क्या, जो किसी बॉडी पर लग रहे होंगे? क्या कहीं पढ़ा है क्या ऐसा कुछ? नंबर ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू नंबर ऑफ फोर्स। लेकिन अपने टिंकू भैया उछल पड़े कि सर आपने तो कहा था नंबर ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू नंबर फोर्स, तो फिर ये एक्स्ट्रा फोर्स कहाँ से आ गया? फ्रिक्शन है कि नहीं है? इसको रब कर दो। तो हमने बोला कि थोड़ा ठंड रखो, हम सब बताएंगे। तो देखो, तो नेक्स्ट टॉपिक है नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स और एंगल ऑफ फ्रिक्शन की भी बात करूंगा, एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको ब्रैकेट में लैम्डा लिख लेते हैं अपन। नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जब भी क्लास शुरू होती है ना फ्रिक्शन की, तो सबसे पहले ये पढ़ा दिया जाता है, वो बच्चे उड़ जाते हैं। क्योंकि फ्रिक्शन वैसे ही बच्चों को समझ में नहीं आता, और उसी को उसके पहले कॉम्प्लिकेटेड बता के उसको और ज़्यादा हेवी कर दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए।
देखो कैसे, ये एक सरफेस है, रफ सरफेस, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एम मास का ब्लॉक, ठीक है। इस पर एक फोर्स लग रहा है एफ। देखा जाए तो इस पर कितने फोर्स लगने चाहिए? रफ सरफेस है, 4 फोर्स, लेकिन नंबर ऑफ सराउंडिंग तो बोलती है कि नंबर ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू नंबर ऑफ फोर्स, तो फोर्स 4 कैसे हो गए? इस सरफेस पे कितने फोर्स लगने चाहिए? इस सरफेस पे दो लगने चाहिए ना, तो फिर फोर्स 4 कैसे हो गए? चलो इस ब्लॉक पे कितने लगने चाहिए? इसको मिलाकर 4 लगने चाहिए, 4 लगने चाहिए। नंबर ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू, देखा जाए तो इस ब्लॉक पे ओनली 2 फोर्स लगने चाहिए। एक तो ये लग रहा है और एक फ्रिक्शन आ गया। सर ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो फ्रिक्शन होना है, फ्रिक्शन कुछ होता ही नहीं। जो नेट कांटेक्ट फोर्स होता है, इसको मैं आर बोल देता हूँ, उसी का कंपोनेंट होता है एक तो फ्रिक्शन और एक नॉर्मल। मतलब ये बोला जाता है कि अगर फ्रिक्शन इधर लग रहा है, इधर नॉर्मल लग रहा है इधर, तो बना दिया जाता है पागल, जबकि ये 2 फोर्स है ही नहीं, ये तो किसी नेट फोर्स का कंपोनेंट है। जो ये है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में वो नॉर्मल को बताता है, इसका कंपोनेंट वो इस डायरेक्शन में वो फ्रिक्शन को बताता है। अगर मान लो अगर सरफेस स्मूथ हो जाए तो जो नेट फोर्स है क्या वो नॉर्मल के बराबर आ जाएगा क्या? बात समझ में आ गई? तो जो ये वाला है और इसी को वर्टिकल के साथ जो बनाता है वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। ये फ्रिक्शन है, इसका ये कंपोनेंट नॉर्मल बताता है और इसका ये कंपोनेंट फ्रिक्शन बताता है। एक्चुअल में ये है सच्चाई। जो आर है वो क्या है? नेट कांटेक्ट फोर्स। तो कुछ बात समझ में आई क्या? ये जो नेट कांटेक्ट फोर्स होता है ना, उसी का ही कंपोनेंट एक तो नॉर्मल बताएगा, उसका ये वाला कंपोनेंट फ्रिक्शन बताएगा। ठीक है? तो जो आर है दैट इज नेट कांटेक्ट फोर्स, और जो आर की वैल्यू है क्या, इससे बोल सकता हूँ कि एन का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। रिजल्टेंट कुछ पता है कि मैं समझ रहा हूँ? और लैम्डा क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जब ऐसे बोल दो एंगल बिटवीन किस किस के बीच में होगा? एंगल नेट फोर्स और नॉर्मल के बीच में, मतलब आर एंड एन वेक्टर के बीच में। तो इससे मैं क्या लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता हूँ? 10 लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। क्या फ्रिक्शन को म्यू इंटू एन बोला था क्या हमने? याद है कुछ? तो एन गया क्या? जो लैम्डा की वैल्यू 10 लैम्डा की वैल्यू क्या म्यू के बराबर आएगी थी क्या? तो अगर मैं आपसे बोलूँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन का अगर 10 ले लूँ तो उसकी वैल्यू क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आ जाएगी? दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? लेकिन ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखना। अगर मैं लैम्डा मैक्स की बात करूँ, मैक्सिमम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कब होगा? जब मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा? स्टैटिक मैक्सिमम, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। तो वो हो जाएगा एफ आर की वैल्यू म्यू एस इंटू एन के बराबर। ठीक है?
तो जो ये अपन ने बताया ना, अगर आप इसको लेमडा मैक्स बोलना चाहो तो ये म्यू एस के बराबर आना चाहिए। आ रही बात समझ? तो इस टाइप से हमें सोच विचार करना है। तो ये कंडीशन कब वैलिड है? जब मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात होगी, मैक्सिमम लेमडा की बात हो गई ना, तो मैक्सिमम हुआ तो अब तभी अपन इसको लगा सकते हैं। क्योंकि अगर ये मैक्सिमम नहीं होगा तो फ्रिक्शन क्या म्यू इंटू एन के बराबर हो जाएगा क्या? अगर वैल्यू मैक्सिमम ही नहीं है तो नहीं होगा। उस टाइम फ्रिक्शन कितना होगा? रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन के बराबर। तो ये वैल्यू कब वैलिड है? जब मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा हो। ये बच्चे क्या इनको रटने बैठ जाते हैं, इसको डायरेक्ट भी इंटरेस्ट लग देते हैं और काम खत्म और उड़ जाते हैं। तो उड़ना नहीं है। तो ये कब वैलिड है? जब मैक्सिमम की बात हो रही होगी। ठीक है, लिखो फटाफट। जल्दी देखो। तो नॉर्मल क्या होता है? हो गया? आ गया सब? अच्छा चलो ठीक। तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज द कंपोनेंट ऑफ नेट फोर्स, और फ्रिक्शन भी कंपोनेंट होता है नेट फोर्स का। तो आप नॉर्मल करके एक लाइन लिख लो, फिर अपन इस क्लास को ऑफ कर देंगे। नॉर्मल के बारे में लिख लेना और एक फ्रिक्शन के बारे में लिख लेना। तो नॉर्मल के बारे में लिखो, नॉर्मल इज द कंपोनेंट ऑफ नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल इज द कंपोनेंट ऑफ नेट कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और ये फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ नेट कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस। तो अगर मान लो सरफेस स्मूथ हो जाए तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? 0। तो फिर नेट कॉन्टैक्ट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? नॉर्मल के बराबर। तो अपन विराम देते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल फ्रिक्शन की।